द कर्व या ग्रुप ऑफ कर्व जो है वो पासिंग थ्रू ऑल पॉइंट्स विच सेटिस्फाई अ गिवन कंडीशन। ऐसी कर्व जो उन तमाम पॉइंट से पास हो जो एक ख़ास कंडीशन को सेटिस्फाई करें और इसके अलावा और कोई पॉइंट से वो पास ना करी हो, वो जो है हमारे पास लोकस कहलाएगा उस पॉइंट का। और कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई होगी, जो गिवन होगी। ठीक है, तो असल में लोकस जो है वो हमारे पास किसी भी पॉइंट का या किसी भी लाइन का वो हमारे पास पाथ होता है। यानी कि एक पॉइंट जो है एक प्लेन में या स्पेस में जहाँ जहाँ मूव करता है वो उसका लोकस कहलाता है। लोकस ऑफ अ पॉइंट सेटिस्फाइंग अ गिवन कंडीशन, द कर्व पासिंग थ्रू ऑल पॉइंट्स विच सेटिस्फाई अ गिवन कंडीशन एंड थ्रू नो अदर पॉइंट इज कॉल्ड द लोकस ऑफ द पॉइंट सेटिस्फाइंग दैट कंडीशन। ठीक है, अब एग्जाम्पल है आपके पास, हमारे पास ज्योमेट्री में ये दो जेड्स जो नीचे दिए हुए हैं ये प्रूव हुए हैं। वो क्या है? द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू फिक्स पॉइंट्स इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दीज पॉइंट्स। कि हमारे पास जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है किसी भी ट्रायंगल में, वो जो है वो ज्वाइन करता है टू फिक्स पॉइंट्स को एक लाइन के जरिए। वो जो लाइन होती है वो लोकस होती है किसका? इक्वी डिस्टेंस पॉइंट्स होते हैं फ्रॉम दीज पॉइंट। जो टू फिक्स पॉइंट्स होते हैं उसमें से उसका इक्वी डिस्टेंस जो जितने भी उससे पॉइंट्स होंगे वो उसका उस परपेंडिकुलर लाइन का लोकस होंगे। अगर आप एक ट्राइंगल ड्रॉ करें, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये है कि आप किसी भी एंगल से जब उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो उसके ऑपोजिट साइड पे जाके जब वो लाइन ज्वाइन करती है तो वो उस लाइन को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देती है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की डेफिनेशन है। पता है आपको? क्लास? यस मैम। यस मैम। जी मैम। हाँ, अब वो यही कह रहा है कि द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन, जो हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है किसी भी लाइन का ज्वाइनिंग टू फिक्स पॉइंट। वो लाइन जो है वो हमारे पास, लाइन का मतलब यहाँ पे लाइन सेगमेंट है, इनके एक दो फिक्स पॉइंट के दरमियान जो लाइन होगी उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर हम लें तो वो क्या होगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो होगा लोकस ऑफ ऑल पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दीज पॉइंट। उन उन दो पॉइंट से जितने भी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस होंगे वो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का लोकस लोकस होगी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास दूसरा है, द बाइसेक्टर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म बाय टू लाइंस इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज लाइंस। तो बाइसेक्टर्स जो होते हैं ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म बाय टू लाइंस। अब अगर आप फर्ज करें दो एंगल्स हैं उनके बाइसेक्टर में, अब एंगल के जो बाइसेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड कर देते हैं। द बाइसेक्टर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म बाय टू लाइंस इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दीज लाइंस। तो जो हमारे पास दो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनके बाइसेक्टर्स जो लेंगे वो जो है वो हमारे पास लोकस होगा उन तमाम पॉइंट्स का जो इन दो लाइन से इक्वी डिस्टेंस होंगी। ये आगे एग्जांपल क्यों है, इससे ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास इसका यानी कि एक किस्म की एग्जांपल है कि किस तरह आप ज्योमेट्री में लोकस को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन एनालिटिकली अगर हम इसको देखें तो उसकी आगे एग्जांपल दी हुई है। एग्जांपल है वो हमारे पास, सबसे पहले तो ये है कि किसी भी लोकस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको दो चीज़ें सॉल्व करनी है। एक तो ये क्या करना है, सबसे पहला स्टेप, टू ड्रॉ द लोकस बाय कंस्ट्रक्टिंग अ सफिशिएंट नंबर ऑफ पॉइंट्स सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन एंड देयरफॉर लाइंग ऑन द लोकस। सबसे पहले तो आपने वो सारे कंस्ट्रक्ट करने हैं पॉइंट्स जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई भी करें और वो उस लोकस पे जो है वो लाई भी कर रहे हैं। दूसरा ये है कि आपने नेचर जो है वो डिस्कस करनी है लोकस की, कि जो लोकस होगा वो जो पाथ बन रहा होगा वो क्या होगा, वो प्रॉपर्टीज ऑफ द कर्व जो है आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हम करते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि आपने इक्वेशन फाइंड करनी है एक्स और वाई की फॉर्म में। अच्छा, फाइंड द इक्वेशन इन एक्स एंड वाई इफ द पॉइंट हुज लोकस इज रिक्वायर्ड शैल बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट दिया हुआ और बी पॉइंट दिया हुआ है।
आपने इक्वेशन किस में फाइंड करनी है, एक्स और वाई में फाइंड करनी है। अगर ये दोनों पॉइंट्स जो हैं, इफ द पॉइंट, ये जो पॉइंट होगा एक्स और वाई, whose locus is required, यानी कि जो लोकस है वो क्या है, होना चाहिए इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए फ्रॉम ए एंड बी। इन दो पॉइंट से वो जो लोकस होना चाहिए वो जो इन पॉइंट से वो क्या होना चाहिए, इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए। इसका सोल्यूशन अब हम देखते हैं। अब हम कहते हैं कि लेट पी ऑफ एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द लोकस। ठीक है, हम पी ऑफ एक्स वाई कहते हैं एक ऐसा पॉइंट है जो उस लोकस पे है, देन बाय गिवन कंडीशन। अब कंडीशन क्या कहती है, कंडीशन ये कहती है कि हमारे पास जो ए पी का डिस्टेंस जो है वो पी बी के डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रही है बात आप लोगों को? यस मैम। ओके ओके, उसके बाद हम लोग अगला स्टेप करते हैं। अगले स्टेप में है वो कह रहा है कि अब पी एक डिस्टेंस फार्मूला है, आपने पी भी पॉइंट आपको दिया हुआ है, एक्स वाई दिया हुआ है, और ए जो पॉइंट है वो -2 0 दिया हुआ है। आप डिस्टेंस निकालें। डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे, ये आपको फार्मूला पता है, x+2 का होल स्क्वायर प्लस y-y का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे। इसी तरह पी बी लेंगे तो p जो है वो x+3 का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस y-8 का जो स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये p और p भी आ जाएगा। अब ये करने के बाद आपके पास अगला स्टेप जो है वो ये है कि आपने पी ए को पी बी के इक्वल पुट करना है। यहाँ पे आपने किया हुआ है पी ए को पी बी के इक्वल पुट कर दिया है। तो उसके बाद आप इसको स्क्वायर लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट खत्म करेंगे। उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 3। हाँ जी, यस मैम। ठीक है। यस मैम। यस मैम। उसके 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 बाद जो है, उसके बाद 3 इक्वेशन आने के बाद ये आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। और सोल्यूशन है वो ये कह रहा है, अब ये थोड़ा सा आप इसकी थ्योरी पढ़ लें। थ्योरी को थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करती हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आ जाए, वरना आपके पास स्लाइड जो हैं वो इंशाल्लाह आज लेक्चर के बाद मैं आपको सेंड कर दूंगी। अब कहते हैं कि जो आपने क्वेश्चन 3 फाइंड किया है उसमें एक्स और वाई जो हैं वो वेरिएबल्स हैं रिप्रेजेंटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लोकस। ठीक है, वो कोऑर्डिनेट्स हैं किसी भी पॉइंट के उस लोकस पे, दैट इज यानी कि ऑफ एनी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ए बी। असल में अब ये क्या है, ए बी जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और ये जो है आपने एक्स वाई निकाले हैं, ये उसके जो आपने लाइन निकाली है वो जो है हमारे पास इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का लोकस है। ठीक है, अब वो इन इक्वेशन फिर सुन लें। इन इक्वेशन 3 एक्स एंड वाई आर वेरिएबल रिप्रेजेंटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लोकस। ठीक है, जो जो एक्स और वाई पॉइंट्स हैं वो कोई भी, जैसे अब आप ये देखें यहाँ पे फिगर भी बनी हुई है कि आपने ए और बी, आपके पास 2 फिक्स पॉइंट्स हैं, ये आपके पास गिवन थे, और आपने पी कोई पॉइंट ढूंढना था ऐसा जो इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होता। तो आपने जो फाइंड किया है तो आपके पास एक लाइन आई है प्लेन में। अब वो यही कह रहे हैं कि x and y are variable representing the coordinates of any point on the locus, that is of any point on the perpendicular bisector of the line AB। अब ये जो perpendicular bisector जो है वो AB लाइन पे है, तो यही वो उसका सारा लोकस आ गया है इस पॉइंट का। दिस इक्वेशन हैज 2 important and characteristic properties। अब आप देखें कि जो हमारे पास ए बी पॉइंट है, पी जो है वो ए से भी इक्वी डिस्टेंस है और बी से भी इक्वी डिस्टेंस है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेंगे, कोई भी पॉइंट इस लाइन पे जो डार्क सी हुई है, इस पॉइंट पे जो इस पे जो भी पॉइंट लेंगे वो बी से भी इक्वी डिस्टेंस होगा और ए से भी इक्वी डिस्टेंस होगा। इवन कि आप सी पॉइंट लेंगे तो आप देखेंगे कि वो बी से भी इक्वी डिस्टेंस, बी और ए से उसका फासला जो है वो सेम होगा। तो असल में जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो जिस भी लाइन को मीट करता है जाके, वो जो पूरी लाइन होती है वो जो है वो हमारे पास उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होती है वो उसका इक्वी डिस्टेंस पॉइंट्स को वो उसको उसका लोकस होती है। ठीक है, अब वो जो उसकी 2 प्रॉपर्टीज हैं, 2 इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज, वो क्या है? फर्स्ट क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लोकस मे बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर एक्स एंड वाई इन द इक्वेशन 3 एंड द रिजल्ट विल बी ट्रू।
अब आप इस लाइन में से जो पी सी लाइन आ रही है इसमें से कोई भी पॉइंट लेंगे, आप इस क्वेश्चन 3 में पुट करेंगे तो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगी। अब वो जनरली कह रहा है कि हमारे पास फर्ज करें कि P1 X1 Y1 एक ऐसा पॉइंट है लोकस पे, तो वो क्या होगा P1 ए लें या P1 B लें, तो वो जो है हमारे पास इसको सॉल्व करें तो हमारे पास वो जो है वो वही बनेगी क्वेश्चन जो पहले बन रही है, इसमें पुट करेंगे X1 Y1 को, वो उसको सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ पे लिखा भी है देयरफॉर X1 एंड Y1 सेटिस्फाई 3। अब इसका सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट, वो क्या है, कन्वर्सली एवरी पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई 3 विल लाई अपॉन द लोकस। तो वो पॉइंट जो क्वेश्चन नंबर 3 को सेटिस्फाई करेंगे वो लाजमी तौर पर इस लोकस पे लाई कर रहे होंगे। एक ही बात है कि जो लोकस के पॉइंट होंगे वो इस लाइन पे जो है वो उस क्वेश्चन को सॉल्व, उस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेंगे, और जो सेटिस्फाई करेंगे उस लाइन पे लाई करे होंगे वो, यानी कि कन्वर्स ले रहा है, यानी कि अगर ऐसा होगा तो तब भी होगा, उलट लेके चलेंगे तब भी वो उसको सेटिस्फाई करेगा। अब इसके लिए क्या किया उसने, फॉर इफ अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट है P1 X1 Y1 इज अ पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई 3, जो इस जो इक्वेशन नंबर 3 थी आपके पास पहले, अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाली जो इक्वेशन हमने निकाली थी, इसको अगर सेटिस्फाई कर रहा है, सॉरी एक मिनट, अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है देन 5 is 2 and hence also 4 holds। 5 जो है वो 5 के लिए भी ट्रू हो जाएगी और फिर 4 भी होल्ड करेगी। इन पर्टिकुलर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिडिल पॉइंट सी ऑफ ए एंड बी, अगर हम सी और ए और बी का जो हम मिड पॉइंट निकालें, सी वो आप कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी 2 पॉइंट्स दो गिवन होंगे तो वो इससे एक लाइन उसके दरमियान से पास करेगी, तो उसका जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, आप इन दोनों पॉइंट्स को ऐड करके, यानी कि जो x और x1 x प्लस x2 डिवाइड बाई 2 करेंगे, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो उसका मिड पॉइंट आ जाएगा। तो वो वही किया हुआ है कि जो x हमारे पास c जो है उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो -1/2 होगा और y जो होगा वो 4 होगा, तो वो इस इक्वेशन 3 को सेटिस्फाई करेगा, वो जो आपके पास निकली थी 2x माइनस 16 y प्लस 69, इसको वो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हमें हमारे पास जो लोकस के जो पॉइंट्स होते हैं वो जो हमने लाइन निकाली होगी जो भी, उसको सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ तक अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछें। मैम लोकस हमेशा एक लाइन ही होती है कि कोई पॉइंट भी हो सकता है? नहीं नहीं, लोकस जो हमारे पास जरूरी नहीं है कि लोकस एक लाइन ही आए, लोकस कुछ भी आ सकता है। तो मैम अगर एक पॉइंट होगा तो इक्वेशन एक ही बनेगी ना? पीछे हम लोगों ने x1 y1 की वैल्यू चेंज कर सकते थे, फिर एक ही बनेगी ना? नहीं नहीं, पीछे हम चेंज नहीं कर सकते, असल में उस लाइन पे आप जो भी पॉइंट लेंगे वो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगी, इस लाइन को सेटिस्फाई करेगी। यानी कि एक्स और वाई अगर आप इस लाइन पे लेंगे, एक्स और वाई जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो अगर इस लाइन के अंदर ही लाई कर रहे हैं, आप जब भी इस क्वेश्चन में पुट करेंगे एक्स 2x16 y प्लस 69 पे पुट करेंगे तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि वो क्या होंगे, वो ए और बी से दोनों से इक्वल डिस्टेंस होंगे। ओके मैम। ठीक है, उसके बाद आप एक और एग्जांपल देखिए, उस एग्जांपल के बाद आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि जरूरी नहीं है कि लाइन ही हमारे पास बने। उसके बाद हमारे पास एक सेकंड एग्जांपल है, फाइंड द, इसको मैं थोड़ा सा अब छोटा करने लगी हूँ क्योंकि ये जरा, अच्छा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, आपने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी। अब यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि आपने जो फाइंड करनी इक्वेशन वो किसकी होगी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी। पासिंग थ्रू, वो स्ट्रेट लाइन किससे पास कर रही है, एक पॉइंट है 4 - 1 उससे पास कर रही है, और उसका जो इंक्लिनेशन है यानी कि जो उसका एंगल है वो 3π/4 है। अब ये जो इंक्लिनेशन है इसका इसका मीनिंग क्या है, किसी को पता है? मैम ये एंगल होता है, मींस अच्छा, जिसको स्लोप कह सकते हैं। नहीं, इंक्लिनेशन तो होता है, एंगल होता है, लेकिन इसकी कोई खास प्रॉपर्टी होती है, इधर हम एंगल भी तो कह सकते थे, इंक्लिनेशन क्यों लिखा हुआ है? किसी को आइडिया है? मैम एक तो सिंपल एंगल होता है ना, एक इंक्लाइंड एंगल होता है। हाँ, वो इंक्लाइंड एंगल क्या होता है? मैम वो थोड़ा सा ना टेढ़ा करके होता है। क्या टेढ़ा करके? एंगल टेढ़े नहीं होते, सीधे होते हैं। उसकी
पोजीशन मतलब कोई स्पेसिफिक पोजीशन होती है तो उसमें उसको चलें, इंक्लाइन। ऐसा है कि एंगल, यहाँ पे अगर सिर्फ एंगल की बात होती तो एंगल लिखा होता है, यहाँ पे इंक्लिनेशन लिखा हुआ है। जब भी इस तरह की बात हो, इंक्लिनेशन लिखा हो, तो आपने ये इसको ऐसे करना है कि इसकी जो एंगल है, यानी कि उस पॉइंट का जो एंगल है वो 3π/4 है, लेकिन सबसे पहले तो ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है। सबसे पहले इंक्लिनेशन का मतलब ये होगा कि ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है और एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, इंक्लिनेशन की दो स्पेसिफिकेशन है, वो क्या है कि ये जो एंगल होगा, एक तो वो आपके पास एक्स एक्सिस के साथ बन रहा होगा और दूसरा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, ना कि क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि आपने जैसे घड़ी की सुई को उल्टी तरफ घुमाए तो एंटी क्लॉकवाइज, तो आपने एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेना है। ठीक है, समझ आ गई बात की? मैम बच्चों को ऐड कर लें, वो व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में कह रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में कह रहे हैं कि हमें ऐड करवा दें। अच्छा अच्छा, चले ठीक है। ये 2 स्टूडेंट से मैंने, बल्कि तीन तीन हो गए, और कितने हैं? और भी रह गए हैं? चले, 3 स्टूडेंट से मैंने ऐड कर दिए। चलें, इसके बाद हमने ये फाइंड करनी है इक्वेशन जो इस पॉइंट से पास भी करी है और उसका जो एंगल बन रहा है वो ये 3π/4 बन रहा है, यानी कि इंक्लिनेशन जो बना है वो π/4, 3π/4 सॉरी। फर्स्ट स्टेप क्या है? हम कहते हैं कि वो पी ऑफ एक्स वाई एनी पॉइंट ऑन द लाइन। ठीक है, हम कहते हैं कि ये जो है पी ऑफ एक्स वाई कोई भी पॉइंट है उस लाइन पे, P1 जो है वो 4-1 उसने ग्राफ पे लिया हुआ है। इंक्लिनेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस से आपने एंटी क्लॉकवाइज 3π/4, इसको अगर आप देखें तो ये 135 का एंगल है। सेकेंड स्टेप जो है वो है कि द गिवन कंडीशन क्या है, सिंस द इंक्लिनेशन अल्फा इज 3π/4 मे बी रिटन एज। अब आपको ये भी पता है कि स्लोप ऑफ P1 P, किसी भी लाइन का जो स्लोप होता है वो हमारे पास क्या होता है, tan अल्फा होता है। और वो tan अल्फा जो है वो हमारे पास, जब आप निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 135 का जब आप tan लेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, -1। यहाँ तक क्लियर हुई है बात? आपको ये कैसे, ये पता चल गया कि स्लोप ऑफ लाइन P1 P जो है वो tan अल्फा कैसे लिया हुआ है? यस मैम। ओके, थर्ड स्टेप है अब आपके पास। थर्ड स्टेप ये है कि स्लोप ऑफ P1 P जो है वो क्या है, tan अल्फा। और वैसे भी आपको पता है कि लाइन का स्लोप आप कैसे ले सकते हैं, y2 - y1 x2 - x1, इस तरह करके आप लेंगे तो आपके पास जो भी पॉइंट है y1 x1 जो है वो आपके पास x और y दिए हुए हैं, y1 x2 और y2 आपके पास मेरे ख्याल में 1 और -4 था, या जो भी है, उसको सॉल्व करेंगे। और आपको ये पता है कि स्लोप ऑफ P1 P किसके इक्वल है, -1 के इक्वल पहले लिया हुआ है। तो आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉरी इनको इन दोनों को इक्वल के रखेंगे और फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, x + y - 3। यही आपने फाइंड करनी थी। क्लियर हुआ आपको कि ये आपका उस पॉइंट का लोकस निकल आया है जो किसी भी एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज, किसी पॉइंट के साथ एंटी क्लॉकवाइज फिर ये एंगल 3π/4 का बना रही है। तो वो एक लाइन होगी जो ये होगी x + y - 3। ठीक है, किसी को अगर नहीं समझ आ रहा तो वो पूछ ले। मैम इसमें भी लोकस लाइन ही निकला है। हाँ जी, लोकस लाइन ही निकला है। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं, हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें हमारे पास लाइन नहीं आएगी, एक सर्कल आएगा। तो सबसे पहले कोई आपने इसमें पढ़ना है कि ये क्या है एग्जांपल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ अ पॉइंट। किसी भी पॉइंट का आपने लोकस फाइंड करना है, तो कोई इक्वेशन होगी हुज डिस, हाँ जी मैम स्लोप तो y2 - y1 होता है, लेकिन उधर y1 - y2 लिया हुआ उसने। तो कोई नहीं, आप y2 - y1 कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके आप उसी तरह ही करके करें। कोई अगर मिस्टेक है तो फिर बताइएगा, ठीक है। ओके मैम। Find the equation of the locus of a point whose distance from -1 2 is always equal to 4। कोई ऐसा पॉइंट है जिसका डिस्टेंस इस पॉइंट से -1 2 पॉइंट से क्या होगा, हमेशा 4 ही होना चाहिए। ठीक है, एक आपने उस पॉइंट का लोकस फाइंड करना है। ठीक है,
जिसका डिस्टेंस इस पॉइंट -1 2 पॉइंट से क्या होना चाहिए, इक्वल टू हमेशा 4 ही होना चाहिए। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले आप फर्स्ट स्टेप अज्यूम करेंगे कि वो पी ऑफ एक्स पॉइंट है, इज एनी पॉइंट ऑन द लोकस। वही आपने जो लोकस फाइंड करना है उसमें आपने कह देना कि वो जो पॉइंट है वो क्या है, पी ऑफ एक्स वाई। सेकेंड स्टेप क्या है, आप डिनोट कर दें -1 2 पॉइंट को सी से। द गिवन कंडीशन क्या होगी, फिर वो जो पी सी से जो भी डिस्टेंस होगा वो क्या आना चाहिए, 4। यही है ना क्वेश्चन? जी मैम। ओके, उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है हमारे पास? थर्ड स्टेप हमारे पास ये है कि हम लोग पी सी जब फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, x+1 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करके इक्वल टू 4 रखेंगे और फिर जब आप दोनों तरफ आप इसका वो लेंगे, क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट लेंगे, इज इक्वल टू 4 लिखेंगे। इसको बस जब स्क्वायर करेंगे, रिड्यूस करेंगे तो इसका आपके पास आ जाएगा x² + y² + 2x - 4y - 11 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, नेमली द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर क्या है, -1 2 और रेडियस उसका क्या है, इक्वल टू 4। अब ऐसे भी अगर आप क्वेश्चन को देखते तो आप वो ये कह रहा था, एक पॉइंट को फिक्स करके आपने एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जिसका उस पॉइंट से जहां से भी डिस्टेंस ले वो क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो इस तरह कौन सा होता है कि एक पॉइंट को आप फिक्स करके और उसका जो है डिस्टेंस बाकी एक पॉइंट लें जिसका डिस्टेंस जो है उस पॉइंट से हर तरफ से जब भी लें वो 4 आना चाहिए। तो हमारे पास वो किसकी इक्वेशन बनती है, सर्कल की। यहाँ पे 4 हमारे पास क्या होगा, रेडियस होगा। तो जो है आप इसको सिर्फ अगर इस क्वेश्चन को सोचेंगे तो आपके पास क्वेश्चन ऑफ सर्कल आएगी, लेकिन एनालिटिकली सॉल्व करने का मेथड ये है कि आपके पास जो गिवन है उसको आप लिखें और उसके बाद उसको आप सॉल्व करें स्टेप बाय स्टेप। तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो आपके पास सर्कल की इक्वेशन आएगी, जिसमें सेंटर जो है वो -1 2 है और रेडियस जो है वो क्या है, 4। हाँ जी, यहाँ तक अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछे। क्लास नो मैम, क्लियर है। ओके, उसके बाद आपके पास एक्सरसाइजेज हैं। एक्सरसाइज है उसमें आपके पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है, आपने इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड करनी है। इसमें भी आपने इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड करनी है, लेकिन कंडीशन क्या है, पैरेलल टू ओ वाई हो। ओ वाई का मतलब यह है कि ओरिजिन है और वाई है, यानी कि आपने वर्टिकल लाइन के पैरेलल एक ऐसी लाइन फाइंड करनी है जो एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स टू द राइट हो। तो हाँ जी, ये क्या इक्वेशन बनेगी? क्वेश्चन समझ आया है सबको? Yes, ma'am. ओ ओ वाई के जो पैरेलल है लाइन, वो जाहिर बात है ओ वाई के पैरेलल एक लाइन ऐसी फाइंड आपने करनी है, X उसकी is equal इक्वेशन to फाइंड 4. करनी है लाइन। हाँ जी, x इज इक्वल टू 4, बिल्कुल ऐसे ही इसको सॉल्व करना है। इसी तरह बी पार्ट है, आपने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है जो पैरेलल टू ओ वाई हो और एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स टू द लेफ्ट हो। तो इसको कैसे करेंगे? X is equal to फिर -7. -7। ये सबको क्लियर हो रहा है? ये नहीं कि सिर्फ 2-3 बच्चे अगर बोल रहे हैं तो सिर्फ उनको ही क्लियर हो रहा है, बाकी सब? आज तो मेरी क्लास में 70 से अबव स्टूडेंट्स हैं। मेन इक्वेशन कैसे बनेगी? जी, मेन इक्वेशन का एक हिंट देता है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही वानी, जरा ऊंचा बोले। मैम मेन इक्वेशन जो बनेगी, जो कंडीशन होती है हमारी मेन, वो एक बता दो। क्या कंडीशन किसकी कंडीशन? मैम जब हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करना है ना, सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन को पढ़ना है गौर से कि क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले वो यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, यानी कि आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। कंडीशन क्या है? 2 कंडीशन है। सबसे एक कंडीशन तो फिक्स है सब इन सब क्वेश्चन पार्ट्स के लिए कि वो लाइन पैरेलल टू ओ वाई होगी, यानी कि वर्टिकल लाइन होगी। ठीक है, एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन वो वेरी कर रहा है कि दूसरी कंडीशन पहली के लिए क्या है कि एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स टू द राइट। अब आप ग्राफ में पैरेलल टू ओ वाई आपने एक लाइन लेनी है, ठीक है, और वो किस डिस्टेंस पे हो, राइट तरफ हो और 4 यूनिट्स आगे हो।
रीजन से, 4 यूनिट्स टू द राइट। ठीक है, तो आप खुद देखें कि ये जो लाइन आएगी हमारे पास 4 यूनिट पे पैरेलल टू ओ वाई होगी, एक्स इज इक्वल टू 4 पे ये ओ वाई की क्या आ जाएगी, पैरेलल आ जाएगी। वैसे भी अगर आप देखें तो एक्स इज इक्वल टू 4 जो है लाइन हमारे पास क्या होती है, पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है। ठीक है, मैम एक चेक कर लें, बच्चे कह रहे हैं एडमिट नहीं हो रहे। सर कुछ और बच्चे नहीं। अच्छा उसके बाद है हमारे पास सेकंड पार्ट है, आपने वही इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। पहली कंडीशन वही फिक्स है, पैरेलल टू ओ वाई हो और एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स टू द लेफ्ट। तो 7 यूनिट्स आपने लेफ्ट की तरफ जाना है और पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन जो होगी वो क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू -7। ठीक है, उसके बाद सी है, सी में भी हमारे पास एक कंडीशन फिक्स है कि वो लाइन जो है वो आपने जो फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ लाइन, वो पैरेलल टू ओ वाई हो, यानी कि वर्टिकल लाइन होनी चाहिए और एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स टू द राइट ऑफ 3 2। ठीक है, 3 2 जो लाइन है, ठीक है, उसके भी आगे मजीद आपने 2 यूनिट्स आगे जाना है। तो सबसे पहले इसमें यानी कि ये पॉइंट, ये क्या इक्वेशन हमारे पास बनेगी, एक्स में ऐड हो जाएंगे ना 3 और +2 5। x इज इक्वल टू 5, तो यानी कि हमारे पास 5 2 एक ऐसा 5 2 पॉइंट ऐसा होगा, यानी कि x इज इक्वल टू 5 एक ऐसी लाइन होगी पैरेलल टू ओ वाई जो ये सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, यस मैम। अच्छा डी पार्ट है, एट अ डिस्टेंस ऑफ, वही लाइन फाइंड करनी है, पैरेलल टू ओ वाई होनी चाहिए और एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ 2 -2। लेफ्ट भाई ये देख, हाँ जी, ये क्या बनेगी, कौन मैम ये माइनस माइनस एक्स इज -2 आ जाएगा। -3 -2, -3 हाँ मैम। जी एक्स इज, हाँ जी एक्स इज इक्वल टू -3, ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी जो डी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। इसी तरह आपके पास है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू ओ वाई, क्या इक्वेशन बनेगी अगर वो जो है वो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ऐसी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है जो पैरेलल टू ओ वाई हो और क्या हो, a माइनस बी यूनिट्स फ्रॉम इट। अब a माइनस बी जो है वो कोई भी हमारे पास रियल नंबर है, लेकिन उसमें वो ये कह रहा है कि a माइनस बी किस तरह का लेना है, अगर a b से ग्रेटर हो और दोनों पॉजिटिव हो। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है कि a को b से बड़ा रखना है और दोनों को क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, यानी कि दोनों पॉजिटिव हो। दूसरी कंडीशन क्या है कि b जो है वो a से बड़ा हो लेकिन दोनों क्या हो, 0 से छोटे हो, यानी कि दोनों नेगेटिव होने चाहिए। इन दोनों कंडीशंस को लगा के आपने इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड करनी है जो पैरेलल टू ओ वाई हो, और जो दूसरी कंडीशन है वो वेरी करेगी इन दो जो आपके पास पार्ट दिए हुए हैं कि ए और बी दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, लेकिन कंडीशन क्या है, ए बी से बड़ा हो। ए और बी दोनों नेगेटिव होंगे, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, बी जो है वो ए से बड़ा हो। ठीक है, ये अब आपने खुद करना है, तो कर मैम लेंगे। आगे सवाल आप आपको दे देंगे। और मैं a - b यूनिट्स फ्रॉम इट, इसका ये क्या बिल्कुल मतलब है? जैसे आपने ऊपर किया हुआ है, 4 यूनिट्स टू द राइट, 7 यूनिट टू द लेफ्ट, 2 यूनिट टू द राइट ऑफ 3 2, 5 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ 2 -2। ये बिल्कुल वही चीज़ है, यहाँ पे बस a माइनस बी दिया हुआ और कंडीशन साथ में दी हुई है कि ए बी जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए और ए बी नेगेटिव होना चाहिए। ये करें, आप सॉल्व करें इनको, इसको आप नहीं होगा तो फिर मैं आपको अगली क्लास में करवा दूंगी। ठीक है, मैम ये a ग्रेटर देन b, b ग्रेटर देन 0 आगे सवालिया मार्क है, ये क्यों दिया गया है? और वो ये दिया गया है कि कि अगर a माइनस बी यूनिट्स फ्रॉम इट है तो a और b पे कंडीशंस बताई होंगी, अगर ये हो तो तब क्या बनेगा, और अगर सेकंड कंडीशन हो तब क्या सिचुएशन होगी, तब क्या इक्वेशन बनेगी। ओके मैम। ठीक है ना, a और b तो हमें नहीं पता ना a और b क्या है। जी नहीं मैंने नहीं ए और बी हमारे पास क्या है हमें नहीं पता, तो वो कंडीशंस दे के बता रहा है कि अगर ए बी ये हो तब हमारे पास कौन सी लाइन बनेगी,
अगर ए और बी हमारे पास जो दूसरी कंडीशन है कि लेस देन 0 हो, तब हमारे पास कौन सी इक्वेशन बनेगी। ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ओके ओके। उसके बाद है हमारे पास अब बिल्कुल, अब जैसे हम ओ वाई के पैरेलल ले लेते हैं, अब ओ एक्स के पैरेलल ले रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ये उसी तरह ही है, ये 3 क्वेश्चन भी। फिर आपने व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश, ये भी आपने बहुत आसान है, इसमें कोई ज्यादा कैलकुलेशंस भी नहीं है, सिर्फ आपने थिंक करना है और आपके जो है ना माइंड में बिल्कुल वही फिगर बन जाएगी जो क्वेश्चन में दी हुई है। तो उसी के लिहाज से आपने फिर सोल्यूशन भी कर लेने हैं। ठीक है, ये आपने एक्सरसाइजेज जो है ये मैम यानी कि इनमें सिर्फ डायरेक्ट आंसर ही लिखे जाएंगे। हाँ जी, डायरेक्ट आंसर लिखे और थोड़ी सी आप फिगर भी बना ले, इसमें कोई इतना इश्यू तो नहीं है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम तो नहीं करना। ठीक है, ठीक है, ये अब आपने खुद करना है। जो ये हैं तकरीबन 12 क्वेश्चन हैं, ये आपने 12 क्वेश्चन खुद करने हैं, जो आपसे नहीं होंगे वो मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है, तो इसमें मुख्तलिफ पार्ट हैं छोटे छोटे, ये 2-2 लाइन के या मैक्सिमम 3 लाइन के क्वेश्चन है। जरा इसकी फिगर आपने ड्रॉ करनी है और आपसे ये सारे सॉल्यूशंस हो जाने हैं। ठीक है, उसके बाद आज यही हम कर रहे हैं। हाँ, इसके बाद अगला टॉपिक जो होगा वो भी नया टॉपिक है, वो भी कोशिश करें कि सब स्टूडेंट्स ही हों। तो कल 10 बजे हमारी क्लास होगी दोबारा। ठीक है मैम, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो समझ नहीं आया। मैम काइंडली ये स्लाइड्स आज ही सेंड कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, जी मैम। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश। ठीक है, तो आपने बतानी है कि इक्वेशन जो बनेगी वो एक्स एक्स डैश की क्या बनेगी, वाई वाई डैश की क्या बनेगी। थोड़ा सा थिंक करें, आपको आ जाएगा। नहीं आता तो कल मैं इसका आंसर आपको दूंगी। ओके मैम ये स्लाइड्स आज ही सेंड कर दीजिएगा। मैम इसकी स्लाइड तो जी मैम ये स्लाइड्स आज ही सेंड कर दीजिएगा। हाँ जी, मैं आपको स्लाइड्स, कल वाली भी स्लाइड्स और आज वाली भी स्लाइड्स सेंड कर देती हूँ। और जितने भी लेक्चर्स मैंने यूट्यूब पे अपलोड करने वो इंशाल्लाह आज मैं कर दूंगी। रात तक मिल जाएंगे या सुबह तो लाजमी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ओके मैम। ओके, सबको अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।